हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्टडी जी के। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार यूपीएसआई में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? दहेज की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करना। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 किससे संबंधित है? दहेज की परिभाषा से। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा में विवाह के संबंध में शब्द का क्या अर्थ है? विवाह से पहले, समय या बाद में दी गई संपत्ति, मूल्यवान सुरक्षा का। अगला प्रश्न है, धारा 3 किस अपराध से संबंधित है? दहेज लेने या दहेज देने की सजा से। अगला प्रश्न है, धारा 3 के तहत न्यूनतम सजा क्या है? 5 वर्ष का कारावास। अगला प्रश्न है, धारा 3 के तहत न्यूनतम जुर्माना कितना है? 15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो। अगला प्रश्न है, धारा 4 किससे संबंधित है? दहेज मांगने की सजा से। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने पर अधिकतम सजा कितनी है? 2 वर्ष का कारावास। अगला प्रश्न है, धारा 4 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है? 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, धारा 4A किससे संबंधित है? दहेज के विज्ञापन पर प्रतिबंध से। अगला प्रश्न है, दहेज विज्ञापन के लिए अधिकतम सजा क्या है? 6 माह का कारावास। अगला प्रश्न है, धारा 5 किस विषय से संबंधित है? दहेज संबंधी समझौता शून्य से। अगला प्रश्न है, धारा 6 किससे संबंधित है? दहेज का वधू के लाभ हेतु हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, धारा 6 के तहत दहेज कितने समय में वधू को सौंपना अनिवार्य है? 3 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, धारा 6 का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितना सजा होता है? कितने वर्ष का सजा? 2 वर्ष का कारावास। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा क्या परिवर्तन हुआ? दंड में वृद्धि। अगला प्रश्न है, 1986 संशोधन द्वारा क्या महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया? अपराध को संज्ञेय बनाया गया। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध किस प्रकार के हैं? संज्ञेय एवं गैर जमानती। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन कौन प्रारंभ कर सकता है? पीड़िता, उसके माता पिता या अधिकृत अधिकारी। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा में मूल्यवान सुरक्षा का क्या अर्थ है? वैधानिक दावा योग्य दस्तावेज संपत्ति। अगला प्रश्न है, क्या विवाह उपहार दहेज माने जाएंगे? विवाह उपहार दहेज नहीं, यदि स्वेच्छा से दिए गए हों। अगला प्रश्न है, उपहारों की सूची बनाने का प्रावधान किस नियम में है? दहेज प्रतिषेध वधू वर को उपहार की सूची का रख रखाव नियम 1985 का। अगला प्रश्न है, उपहार सूची पर किनके हस्ताक्षर आवश्यक है? वर एवं वधू का। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में है? धारा 8B में। अगला प्रश्न है, धारा 8A किससे संबंधित है? अभियुक्त पर प्रमाण का भार से। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में अपराध का संज्ञेय कौन सा न्यायालय ले सकता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां किसके समान हो सकती हैं? पुलिस अधिकारी के पास। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने का अपराध किस धारा में है? धारा 4 में। अगला प्रश्न है, क्या मौखिक मांग भी अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, विवाह के बाद मांग क्या दहेज मानी जाएगी? हाँ, यदि विवाह से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, अधिनियम का विस्तार किन क्षेत्रों तक है? संपूर्ण भारत। अगला प्रश्न है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह दहेज है? नहीं। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा में किन्हें शामिल नहीं किया गया है? मेहर दहेज। अगला प्रश्न है, धारा 7 किससे संबंधित है? संज्ञेय लेने की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, क्या पुलिस स्वतः संज्ञेय ले सकती है? हाँ, संशोधन 1986 के बाद से। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है? दहेज अपराधों की रोकथाम करना। अगला प्रश्न है,
धारा 8 में अपराधों का स्वरूप क्या बताया गया है? संज्ञेय एवं गैर जमानती। अगला प्रश्न है, दहेज की मांग यदि विज्ञापन के माध्यम से हो तो कौन सी धारा लागू होगी? धारा 4A। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आईपीसी की किस धारा से संबंधित मामलों में सहायक है? धारा 304B में। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 304B किससे संबंधित? दहेज मृत्यु से। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है? पति ससुराल द्वारा कुर्ता से। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा दहेज मृत्यु में अनुमान से संबंधित है? धारा 113B से। अगला प्रश्न है, दहेज मृत्यु के लिए विवाह के कितने वर्ष के भीतर मृत्यु होनी चाहिए? 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज शब्द का व्यापक अर्थ किसने स्पष्ट किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के लेन देन में मध्यस्थ भी दोषी हो सकता है? हाँ, दोषी हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्या दहेज लेने वाले के अभिभावक दंडनीय है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज समझौता वैध है? नहीं। अगला प्रश्न है, दहेज का स्वामित्व किसका माना जाएगा? वधू का। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत अपराधों का समझौता किया जा सकता है? नहीं। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने पर सजा न्यूनतम कितनी है? 6 माह का। अगला प्रश्न है, क्या न्यायालय न्यूनतम सजा से कम दे सकता है विशेष कारणों से? अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मूल वर्ष क्या है? 1961। अगला प्रश्न है, 1984 संशोधन का उद्देश्य क्या था? कठोर दंड का प्रावधान। अगला प्रश्न है, 1986 संशोधन का प्रावधान क्या था? अपराधों को गैर जमानती बनाना। अगला प्रश्न है, धारा 6(3) के तहत दहेज न सौंपने पर कौन दंडनीय है? प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, क्या दहेज की मांग सोशल मीडिया पर भी अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जांच कौन कर सकता है? पुलिस अधिकृत अधिकारी। अगला प्रश्न है, दहेज के मामलों में साक्ष्य का भार किस पर है? अभियुक्ति पर। अगला प्रश्न है, क्या दहेज केवल नकद तक सीमित है? नहीं। अगला प्रश्न है, क्या चल अचल संपत्ति दहेज में शामिल है? हाँ। अगला प्रश्न है, दहेज की मांग पत्र द्वारा हो तो अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या अधिनियम पूर्वव्यापी है? नहीं। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपील का प्रावधान किसके अंतर्गत होगा? दंड प्रक्रिया संहिता के। अगला प्रश्न है, दहेज मांगने पर प्राथमिक दर्ज हो सकती है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज लेना और देना दोनों अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या पीड़िता स्वयं शिकायत कर सकती है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या कोई सामाजिक संगठन शिकायत कर सकता? हाँ, अधिकृत होने पर। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के लिए उस्काना अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या विवाह टूट जाने पर भी दहेज वापसी अनिवार्य है? हाँ। अगला प्रश्न है, दहेज की परिभाषा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शब्द क्यों जोड़े गए हैं? व्यापक दायरा देने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, क्या मांग संकेतों द्वारा हो तो भी अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या विवाह पूर्व सगाई में दी गई वस्तु दहेज हो सकती है? हाँ, यदि विवाह से संबंधित हो। अगला प्रश्न है, क्या स्वेच्छता से दिए गए उपहार की सीमा तय है? नहीं। अगला प्रश्न है, उपहार सूची का उद्देश्य क्या है? दहेज और उपहार में अंतर स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, क्या दहेज परिषेध अधिकारी को प्रवेश जांच का अधिकार है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर है? हाँ। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8B किससे संबंधित है? अधिकारी की नियुक्ति व कर्तव्य से। अगला प्रश्न है, क्या अधिनियम के तहत दंड संहिता की धाराएं भी साथ लागू हो सकती है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज मृत्यु स्वतः संज्ञेय है? हाँ।
अगला प्रश्न है, क्या नियम का उल्लंघन सामाजिक अपराध माना जाता है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज मांगने का प्रयास भी अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के लिए धमकी देना अपराध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज वापसी के लिए सिविल वाद संभव है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज प्रतिषेध अधिकारी को रिपोर्ट सरकार को देनी होती है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या अधिनियम के तहत महिला संरक्षण संगठनों को भूमिका दी गई है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के मामले में समझौते के बावजूद कार्रवाई रुकती है? नहीं। अगला प्रश्न है, क्या दहेज लेना सार्वजनिक नीति के विरोध है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या नियम में न्यूनतम दंड का प्रावधान अनिवार्य है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या नियम का उद्देश्य निवारक है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या नियम के तहत मध्यस्थ विवाह दलाल भी दोषी हो सकता है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज मांगना मानव अधिकार का उल्लंघन है? हाँ, उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम महिलाओं के संरक्षण हेतु विशेष कानून है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज के लिए संपत्ति हस्तांतरण वैध है? नहीं। अगला प्रश्न है, क्या अधिनियम के तहत अभियुक्त को दोष मुक्ति हेतु प्रमाण देना होगा? हाँ। अगला प्रश्न है, क्या दहेज प्रतिषेध